डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल का निधन। लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने निधन पर जताया दुख। राहुल गांधी ने संसद में उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा। राहुल ने केंद्र सरकार से पूछा, वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए क्या है अगले 4-5 साल का प्लान। राहुल के डिबेट की मांग पर सरकार चर्चा के लिए तैयार। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर जताई सहमति। योगी सरकार का सख्त फैसला। यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक। योगी सरकार ने इस्मा लागू कर लगाई सख्त पाबंदी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते होने की संभावना। 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। किसी ओबीसी नेता को मिल सकता है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी तरफ से कोई ब्लेम गेम नहीं होगा। इससे गंभीर चुनौती से पार पाने के लिए हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए उसका अगले 4-5 साल का प्लान क्या है और इसे सदन के पटल पर रखने को कहा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारे अधिकांश बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पॉल्यूशन का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। वहीं एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हम कोई सॉल्यूशन ढूंढें। सरकार और विपक्ष बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करें। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग प्लान बनाए। उन्होंने पीएम से इसके लिए पहल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय साथ मिलकर देशहित में एक ठोस प्लान को अंतिम रूप दे। Methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future? What are the action steps that we need to take? So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people of India. कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें, पाटिल ने सुबह करीब 6:30 बजे लातूर में अपने घर पर आखिरी सांस ली, जहां वे लंबी बीमारी के कारण घर पर ही देखरेख में थे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। शिवराज पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई अहम पद संभाला, जिसमें लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम पद शामिल हैं। पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट से 7 बार जीत हासिल की। उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका ने भारत से सबसे अच्छा प्रस्ताव प्राप्त किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक एस्मा 1966 के तहत लागू की गई। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और ना ही किसी भी तरह की हड़ताल में हिस्सा ले सकेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विनोद तावड़े की मौजूदगी में 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार यूपी में संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया है कि संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ सभागार में अधिकारियों के साथ एसआईआर समेत विकास योजनाओं के कार्यों में प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री पहले मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, मऊ और बलिया के अधिकारियों के साथ सभागार बैठक कर तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए एसआईआर योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की, कई बिंदुओं पर जानकारी लेने के साथ दिशा निर्देश दिए। घुसपैठियों के संबंध में कार्रवाई को कहा। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एनडीए के नेताओं के साथ भी सभागार में ही बैठक कर चुके हैं। एसआईआर के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि 14 दिन के लिए एसआईआर कार्य को आगे बढ़ा दिया गया है। सभी नेता यह सुनिश्चित कर ले कि बूथ पर सभी पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज हों और कोई भी छूट ना पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, इनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है, उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। ऐसी कोई विशेष एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई। बात बात पे ये भी हुआ कि सबको देख लेना है कि सारी जनता अपनी एसआईआर के फॉर्म भी प्रॉपर्ली भरे। अब देखिए, अधिकारी तो भाई चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो काम कर रहे होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। पार्टी संगठन जो है वो लगा हुआ है, संगठन अपने हिसाब से जो काम करता है उसमें हम लोग अपना काम करते हैं। योगी सरकार के आदेश पर गोरखपुर में घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ 50 लोगों, जिसमें 30 पुरुष और 20 महिला शामिल हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, जिसमें किचन, बच्चों के रहने की व्यवस्था। साथ ही ये सेंटर का पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की निगरानी में रहेगा। साथ ही आग से बचाव के संसाधन भी होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है। सरकार ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखने की बात कही है। इसी के तहत गोरखपुर में भी घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। डिटेंशन सेंटर में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ऊपर से नीचे तक लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारा परिसर रहेगा। तीनों फ्लोर कैमरे से लैस रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली के गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रीना बेगम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बाय बाय बांग्लादेश का वीडियो पोस्ट किया था, जो पुलिस की नजर में आया। इसके बाद अमरोहा पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें हिरासत में ले लिया। रीना बेगम बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मौजूद है। अमरोहा पुलिस के अनुसार रीना और राशिद की मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों अस्पताल में नौकरी करते थे।
दोस्ती के बाद उनकी शादी हुई और दोनों 6 साल पहले सऊदी अरब में निकाह कर चुके थे। इस वर्ष मार्च में रीना बांग्लादेश आई और राशिद भी वहां पहुंचा। इसके बाद 9 अक्टूबर को दोनों नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर अमरोहा जिले के मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने लगे। सीओ धनौरा सर्कल अंजलि कटारिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच की। जांच में पता चला कि रीना और राशिद बिना किसी वैध दस्तावेज या वीजा के भारत में प्रवेश कर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीज़ा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तगण पुलिस हिरासत में है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे जहां पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार देर शाम समापन हो गया। इस दौरान अनिश्चितकाल के लिए इस सत्र को स्थगित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने भाषण में कहा कि 5 से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनुपूरक बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, आर्थिक हालात और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सभी मान्य सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल में उतारने में निरंतर प्रयास है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ विधायक ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई कथित बातचीत की जांच की मांग करते हुए इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया है और सीधी सदन अध्यक्ष को सौंपने की बात कही। वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे पार्टी कार्यालय का आंतरिक प्रकरण बताते हुए विधानसभा से असंबंधित बताया। इसके अलावा बाबूलाल ने छात्रवृत्ति मुद्दे पर कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसके कारण ST/SC और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। आम आदमी चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं, बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ। सिवान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिवान जेडीयू सांसद और विधायक से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी युवक ब्रजेश यादव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वहीं एक मोबाइल को जब्त किया गया है। आरोपी युवक सिवान के रघुनाथपुर के पतार गांव का रहने वाला है, जो कि चेन्नई में रहकर मजदूरी का काम करता था। युवक पर पूर्व में आपसी मारपीट का कांड थाना में दर्ज है। इसकी जानकारी सिवान एसपी विक्रम सहाग ने प्रेस वार्ता कर दी है। बता दें कि आरोपी युवक ने 3 दिसंबर को सिवान की जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बढ़हरिया के जेडीयू विधायक इंद्रदेव पटेल को कॉल कर 10 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सांसद ने मैरवा थाना और विधायक ने जीबी नगर थाना में कांड दर्ज कराया था। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सिवान जिला पुलिस और STF की टीम द्वारा अपराधी की पहचान की गई। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त को पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक को अब जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पतार भूसी टोला निवासी संजय यादव के पुत्र ब्रजेश यादव के रूप में हुई है। जो है हावड़ा में जाके छिपे हुए थे, तत्पश्चात जो है
हम लोगों की टीम तथा साथ में जो एसटीएफ की टीम है उसके द्वारा जो है इनको बंगाल के हावड़ा ज़िला में इंटरसेप्ट किया गया और वहाँ से इनको गिरफ्तार करके जो है ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पर सिवान ज़िला लाया गया है। जो अभियुक्त हैं इनका मुख्य रूप से जो हम लोगों को मोटिव समझ में आया वो इनका केवल जो है फेमस होने के लिए तथा जो है इस टाइप का जो है एक तरीके से अपना आपराधिक चरित्र बनाने के लिए ही केवल इस टाइप का जो है इनके द्वारा किया गया। इन संबंध में जो रियल जो थ्रेट का जो आउटपुट होता है उसका इनके पास कोई संसाधन या जैसे मेरा मतलब है कि कोई हथियार या फिर इस टाइप का ग्रुप या ऐसा कुछ इनका नहीं पाया गया है। इनके जो आपराधिक इतिहास है वो स्थानीय तौर पे गांव देहात में जो मारपीट के दो केस इनके ऊपर दर्ज हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई केस इनके ऊपर दर्ज नहीं है। इस केस में जो है हमारी टीम द्वारा जैसे ही हम लोगों को जो कांड दर्ज हुआ था तत्पश्चात लगातार काम करते हुए और इसको सीरियसली लेते हुए पूरा और उसको अभियुक्त को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ईडी की टीम आज सुबह धनबाद जिले में 3 कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जानकारी मिली है कि ईडी की ये कार्रवाई कोयला के अवैध कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी की टीम डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक मनोज अग्रवाल, कोयला के बड़े कारोबारी मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला और इंद्राज भदौरिया के ठिकानों की तलाशी ली है। फिलहाल छापेमारी में टीम के हाथ कुछ सुराग नहीं लगे हैं। इस पर खुलासे नहीं हो पाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।